बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दी और बजट की मंजूरी में जो हाल रुकावट थी वो सबसे पहले बातचीत ये चल रही थी, एक तरफ से सिफारिशात ये पेश आ रही थी कि 20% बुनियादी तनख्वाह में इजाफा किया जाए सरकारी मुलाजमीन की। एक तरफ से सिफारिश ये आ रही थी कि 30% का इजाफा किया जाए। एक तरफ से सिफारिश ये आ रही थी कि आपको 50% का एडहॉक इजाफा करना चाहिए। बातचीत यहाँ पे ख़त्म हुई कि 30% का एडहॉक इजाफा कर दिया जाएगा, पेंशन की मद में भी पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। और यूँ वफाकी काबीना ने बजट को मंजूर करने के बाद फिर असम्बली में भेजा और असम्बली में तवील तरीन बजट तकरीर की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने। अब इसहाक डार साहब को यह भी क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का सेहरा भी उन्हीं के सर पे है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ पर 14,460 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया गया है, वहाँ पर जो मुलाजमतों के हवाले से बातचीत हुई, जो पेंशन्स के इजाफे के हवाले से बातचीत हुई, जो तरक्याती बजट के हवाले से बातचीत हुई, जो EOBI फंड्स के हवाले से बातचीत हुई, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी के हवाले से बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातें हैं जो सुनने को मिली। लेकिन इसके पीछे पैसा कहाँ से जनरेट होगा? ये बजट खसारा आप 7,000 अरब रुपए का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने जितनी भी उम्मीद लगाई या जितना भी हदफ रखा, हम एक हदफ वो है जो जिससे इजाफे में जाते हैं और बाकी तमाम अहदाफ वो हैं जिससे कमी का सामना हमें करना पड़ता है। खसारे में हम इजाफे का सामना करते हैं और दीगर जितने भी अहदाफ तरक्की के होते हैं उसमें हमें कमी का सामना करना पड़ता है। अब इन्होंने खसारा ही अगर 7,000 अरब के करीब रख लिया तो वफाकी हुकूमत के पास बचेगा क्या? वफाकी हुकूमत किस तरीके से मामलात को चलाएगी? क्या ये एक फरेबी बजट है या हकीकत के करीब तर भी है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं? IMF ने कहा तरक्याती बजट कम करें, IMF ने कहा अपने खर्चे कम करें, IMF ने बहुत सी चीज़ें कही, हमने IMF की बातों के बरक्स एक प्लान वज़ा करके दे दिया। अब आपको ये लग रहा है कि ये बजट इंतखाबात के साल का बजट है या हकीकत पसंदाना बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं यार सर। एक तो ये बजट जो है ये इंतहाबी बजट है, अवामी बजट नहीं है। ये बजट है इंतहाबी बजट, इंतहाबात की तैयारी का बजट। इंतहाबात को हमें अपने वोट बैंक को किस तरह कायम रखना है, किस तरह इलेक्शन को जीतना है, किस तरह लोगों को अपनी हमायत में लाना है, किस तरह जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, किस तरह हलकों में उम्मीदवारों ने जाकर ये बात कहनी है। क्योंकि इनके किसी एक उम्मीदवार के पल्ले तो कुछ नहीं था ना, किस नारे पर किस बुनियाद पर ये जाते। ये है इंतहाबी बजट नंबर एक। आपने दूसरा कहा कि इसहाक डार साहब को क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का, कोई शक नहीं है। उनको और भी बहुत से क्रेडिट जाते हैं। पाकिस्तान में महंगा तरीन डॉलर करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। पाकिस्तान में मफरूरी की ज़िंदगी गुजार कर बाइज़्ज़त तौर पर आकर वज़ीर ख़जाना फौरी बन जाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। पाकिस्तान में अवाम को बेरोज़गार करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री के बंद होने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। यहाँ पर रोज़ाना डॉलर नीचे आएगा और झूठ बोल बोल कर डॉलर को बुलंद तरीन सतह पे ले जाने का क्रेडिट भी उन पर आता है। तो बस सारे क्रेडिट गिनाया करें ना। आप भी बादशाह आदमी, आपके अंदर का सियासी कारकुन नहीं मरता। आप कोशिश किया करें, मैं नहीं कहता, तो आप गिनाया करें सारे क्रेडिट। अच्छी बात है, जिसका जो क्रेडिट हो उसे देना चाहिए, नंबर एक। देखिए, ये इंतहाबी बजट है और एक अच्छा इंतहाबी बजट है, कोई शक नहीं। हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि इन्होंने एक अपनी ताईं, जब इन्हें पता है, ख़ुद ये इन्हें पता है कि इनके बैंकों में कितने पैसे हैं, जब इन्हें पता है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है, जब इन्हें पता है कि इनके पास क्या सूरत हाल मौजूदा है, कई सूबों में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, और उस वक्त में एक ऐसा मुतवाज़न बजट पेश करना, इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। एक अच्छा बजट पेश किया गया है और फिल वक्त आवाम को ये बजट, बिजनेसमैन तबके को ये बजट, और आम तबके, आम आदमी की बात नहीं मैं कर रहा, बिजनेसमैन तनख्वाहदार तबके के लिए ये बड़ा अच्छा बजट है। उसके बाद इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राम करने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो इन्होंने मराहत दी हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद
ओवरसीज़ इनकी तरफ आते हैं, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबसे पहले तो इन्हें यह करना चाहिए, मेरी एक ज़ाती राय है जी, ये अमल तो इन्होंने करना है कि इसाक डार साहब ऐलान करें कि इनके बेटे आके पाकिस्तान में कारोबार करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ऐलान करें कि इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी, बड़े मियाँ साहब ऐलान करें कि इनके बेटों की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में होगी। इसी तरह तो तमाम सियासतदान जिनके बच्चे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, वो भी आके ऐलान करें कि उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस यकीन के साथ पाकिस्तान आएगा कि शायद अब उनका पैसा, उनका कारोबार महफूज रहे। अब बात करते हैं यासर, मैंने कहा कि अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पैसा किधर से आना है? अच्छा बजट तो अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कहा पैसा, यार पैसा अगर ये पल्ले से डालें तो ये सारा कुछ हो जाता है। आपने इतना अच्छा व्लॉग किया है कि पैसा अगर वहीं से आ जाए जहाँ से आपने कहा है तो ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अब बात ये है, इसमें एक आम आदमी जो है, जो तनख्वाहदार तबका नहीं है, जो सरकारी अदारे में काम नहीं करता, चले मुझे बता दें वो बेचारा क्या करेगा? क्या उसके लिए आटा सस्ता हुआ? क्या उसके लिए दाल सस्ती हुई? क्या उसको रोटी जो है वो दोबारा से 8 रुपये या 9 रुपये की मिलेगी? क्या उसके घर गैस का बिल जो है वो कम आएगा? क्या उसके घर बिजली का बिल कम आएगा? क्या उसके बच्चे की किताबें उसे मुफ्त मिलेंगी या सस्ती मिलेंगी? क्या उसका बच्चा बीमार होगा तो मेडिसिन जो है वो उसे सस्ती मिलेगी? क्या उसके घर में कोई गमी खुशी होती है तो उसके पास इतने पैसे हुकूमत देगी कि वो गुजारा कर सके? अब आप देखें इस मुल्क के अंदर सरकारी, मैं कहना बड़ी अच्छी बात है सरकार यही जो मुलाजमीन है, मैं तो कहता शुक्र अल्लाह का किसी को चले कुछ तो हुआ। बुनियादी तनख्वाह में इजाफा नहीं है राना साहब, बुनियादी नहीं, मुझे पता है, मुझे एडहॉक है, ना होने के बराबर है मेरे भाई। नहीं एडहॉक नहीं, इजाफा 30% ठीक है, लेकिन एडहॉक है ना, वो 2 महीने बाद खत्म कर दें, वो 4 महीने बाद खत्म कर दें, इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। एडहॉक का मतलब इलेक्शन के लिए आपको लाला लप्पा एक लगा दिया गया है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं मेरे भाई, एक बात से निश्चिन कर लीजिएगा, आपने भाई महंगाई कर दी है जितनी, उसके बराबर तो ये इजाफा मैं कह आटे में नमक के बराबर है, नहीं है ऐसा? ये ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है भाई। मुझे एक बात बताएं, मैंने फिर कहा है, क्या इस इजाफे से एक माह का राशन पूरा हो जाएगा? आपने दूसरी तरफ आप बिजली की कीमत आपने बढ़ा दी है, गैस की कीमत आपने बढ़ा दी है, पानी की कीमत आपने बढ़ा दी है। यहाँ पर बिजली का बिल इतना आता है कि बिजली के बिल की तरफ देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। कई लोग जो अब 200 यूनिट जो होते हैं ना, 200 यूनिट उसका बिल अदा नहीं होता। पहले 300 यूनिट तक तो बड़ी माफ़ी मिल जाती थी ना, नहीं होता। गैस का बिल ज़्यादा है, पानी तक का बिल ज़्यादा है। आपने टेलीफोन जो है उसके ऊपर जो टैक्सेस लग गए हैं, टेलीफोन कॉल करने के अब आने वाले दिनों में जो आपको असरात नज़र आएंगे। फिर आप कहते हैं जनाब 50,000 से ज़्यादा निकालेंगे बैंक से, फिर आपने ATM पे, डेबिट कार्ड पे, सब पे आपने टैक्स लगा रहे हैं। यार क्या कर रहे हैं? किधर जाएंगे गरीब आदमी? बेचारे 100 रुपये के लिए तरसते हैं, बेचारे 100 रुपये के लिए मरते हैं। आपने बज़ाहिर एक बड़ा अल्फाज का फेर फेर करके रख दिया सामने। पहले तो जवाब दें पैसा है, अगर पैसा है तो फिर पाँव की ठोकर से IMF को पीछे फेंकें, फिर हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम इनके तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे, फिर उस लानत से जान छुड़ा लें जो हमें कर्ज की दलदल में फेंकती है। अच्छा, वैसे ये जरदारी साहब लाहौर वालों को क्या राम करके गए हैं? कह के क्या गए? ये जो चैम्बर से मुलाकातें होती रहीं, फेडरेशन में आए, BMP वालों से की, FPCCI वालों से की, PAF वालों से की, LCCI वालों से की, कहा क्या है उन्होंने? वही कहा जनाब, मैं तो यहाँ पे लहर बहर कर दूँगा, निकाल लें अपने पैसे भी मुझे ही दे दें, फिर निकाल लें अपने पैसे, कारोबार में लगाएं। मैं डॉलर यहाँ पे इतना ले आऊँगा आप सोच नहीं सकते। देखिए आसफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म की तैयारी करवा रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर चुके हैं। उनके जहन के मुताबिक अगला वज़ीर आज़म बिलावल है, अगला सदर आसफ अली जरदारी है और अगला वज़ीर आला पंजाब भी उनका अपना है। ये तो वो अपना फ़ैसला कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है ना, उसकी टिकट कट चुकी है। मुस्लिम लीग नून उस ट्रेन में बैठ चुकी है जिसका कोई स्टेशन ही नहीं है, यानी वो ट्रेन जिसने सीधा जाके सियासत की खाई में गिरना है, और जितने लोग उस ट्रेन के मुसाफिर होंगे वो बेचारे सब के सब फारिग होंगे।
उस खारी में गिरेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जरदारी साहब तो वज़ीर आज़म की दौर में आ गए हैं, वो जितनी मुलाकातें कर रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, उस पर तो तासर ये जा रहा है कि जनाब बिलावल साहब अगले वज़ीर आज़म हैं। और मैंने जुबैर चौधरी साहब का वो ट्वीट भी देखा है, उनका वो ट्वीट कह रहे हैं उनकी, एक मैंने देखा है टिकटॉक, जिसमें जुबैर चौधरी साहब के अक्सर होते तो मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त ना असफ अली जरदारी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हैं। सुना ना आपने भी? तो और भी बहुत से आजकल वैसे मैंने सुना वो मुलजिम को ट्रेस करने का तरीका भी बहुत मैं कह रहा क्या बात है। अच्छा वो मैंने ये माना है कि वो उन्हें ये पता चल गया है कि टूटी वाशरूम की खासकर, चले वो हमारे सीनियर हैं, हम हमेशा उनकी इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे, हम उनसे सीखते हैं और ऐसे लोग हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन बात यह है कि यासर फैसला तो ये होगा, इस बजट के ऐलान के बाद क्या लोगों को ये सब कुछ मिलेगा? इस बजट के ऐलान के बाद क्या गरीब को रोटी मिलेगी? क्या अस्पतालों में रिलीफ होगा? क्या किताबें सस्ती होंगी? क्या मेरा बच्चा, आपका बच्चा स्कूल में बाइज्जत तरीके से पढ़ सकेगा? क्या आम आदमी जिसकी तनख्वाह, मुझे बताएं इसमें इन्होंने के कम अज़ कम तनख्वाह 32,000, मुझे 32,000 तनख्वाह वाले जनाब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना साहब ज़रा चेक करें जाके वासा के अंदर कितनी तनख्वाह वाले लोग बैठे हैं, चेक करें PHA में कितनी तरह के लोग बैठे हैं, सारा चेक करें महकमा गैस के अंदर एडहॉक बुनियादों पे जिन लोगों को रखा है कितनी सैलरी है। सर अपने पार्टी सेक्रेटरीट में ही सिर्फ देख लेना कि वहां पे खाकरूबों को या खानसामाओं को कितने देते हैं। तो क्या हर साल आप 25-25 हज़ार, फिर 30 हज़ार, फिर 32 हज़ार, और भाई इस पे अमल तो करवा लें किसी एक चीज़ पे। क्यों आपने सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल्स पे बिठाए रखा 20-20 लोगों को एक ही बात? अब भी आप किसी पूछेंगे ना बेहतरीन है जी, भाई होगा बेहतरीन, मैं कब कह रहा हूँ बेहतरीन नहीं है, अगर इस पे अमल होता है। चलें जान लेते हैं ये कितना ही बेहतरीन है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, बाद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत वो हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बिजली, गैस और दीगर शोबाजात, उसके अलावा पेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इस सब के ऊपर जो बजट को बढ़ाया गया है, बिलखुसूस वही तनख्वाहों के मामले के ऊपर बात की जाएगी। ये बढ़ाना क्या खाम ख्याली है या हकीकत में हमारे पास पैसा जनरेट करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं जिससे जनरेट किया जा सकता है और उसे ख़र्च किया जा सकता है? सूबों को सूबों का हक देने के बाद, बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ करने के बाद वफाकी हुकूमत के पास बचेगा क्या और उससे वो ख़र्च किस तरीके से करेगी? इसी बारे में बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मईशत, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त। डॉक्टर साहब ये जो बजट का कुल हजम है इसमें से सूबों का हिस्सा निकाल दें, बैनुल-अक़वामी जो सूद कीमत में अदायगियाँ करनी है जो 600 से 700 अरब के दरमियान है उसको निकाल दें, फिर ये देखें कि वफाकी हुकूमत के पास क्या बचता है। अगर कुछ बचता है तो जो बचा हुआ है उससे क्या मुल्की उमूर चल सकते हैं या नहीं चल सकते? बहुत शुक्रिया आपका। असल बात तो आपने खुद बता दी, लेकिन मैं आपको एक और इसी में एक पहलू की तरफ तवज्जो दिला दूँ। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उससे निमटने के लिए इस बजट में कोई एक तजवीज़ भी मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बजट जो है आईन पाकिस्तान के शिक 3, 4, 25A, उसके बाद 37, 38 और 227 के ख़िलाफ़ है। जहाँ से पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि जिसमें आइन की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ खुल्लम खुल्ला हैं उसको वो मंजूर करें। नंबर 3, मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर था उससे 100% मुतसादिम है, इनहराफ किया गया है। असल बात ये जो नुक्ता आपने उठाया मैं उसका जवाब दे दूं, ये बजट संजीदा नहीं है। ये बजट इसलिए बनाया गया है कि मुमकिना तौर पर हमें IMF से जो नवी जायज़ा किस्त मिलनी है वो मिल जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में इस बजट पर मुकम्मल तौर पर नज़रसानी होगी। उसकी वजह ये भी है कि 2 सूबे जो हैं वो वहाँ पर इस वक्त इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। वो जब बजट देंगे
तो इसमें जो फाजिल बजट रखा गया है, जो तरक्याती अखराजात सूबों के रखे गए हैं, तालीम के रखे गए हैं, वो उससे मुख्तलिफ होगा। तो इस पूरे बजट पर मुकम्मल नज़रसानी होगी और हुकूमत को ये पता है कि ये शायद उन्होंने इसलिए लिया है कि एक किस्त मिल जाए IMF से, एक किस्त मिल जाए, क्योंकि उसके बाद अगले साल वो दोबारा फिर IMF के पास जाने वाले हैं। एक तो ये बुनियादी बात हो गई, मगर मैं आपको कुछ और भी बता रहा हूँ। देखिए, एक एतमाद का संगीन बहरान होता है, अगर, और ये बात मीडिया के ऊपर भी आती है, माहिरीन के ऊपर भी आती है, सियासतदानों के ऊपर भी आती है, मेंबरान पार्लियामेंट भी आती है। डार साहब ने पिछले चंद हफ्तों में 4 मरतबा कहा है और बजट तकरीर में उन्होंने ये जुमला रिपीट किया है कि 2017 में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी मईशत का हजम के लिहाज से वो 24 थी, वो 47 हो गई, 24 से 47 हो गई 2017 में 2022 के दरमियान। यानी वो PTI को चार्जशीट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने अखबारात में लिखा और कम से कम 6 मरतबा कहा कि 24 का पाकिस्तान की अभी थी ही नहीं, ये 41 से 47 हुई है। तो 24 से 47 जब वो बार बार 4 दफ़े रिपीट कर चुके हैं, तो मेंबरान पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं? वो जो PTI जो गाली गलोच करती है, जब उनको ये चार्जशीट किया गया कि 24 से 47, मेरे प्रोग्राम में वो मौजूद थे उनके लोग, जब मैंने उनको बताया कि भाई वो 41 से 47 है, उन्होंने भी संजीदगी से नहीं लिया। जो इस वक्त आपका जो वो है वजारत ख़जाना में फ़ौज बैठी हुई है, वो उनको भी किसी को कोई होश नहीं है कि 24 से 47 नहीं हुआ। ये है संजीदगी। और ये जो आपके बैनुल अक़वामी माहिरीन जब इसको देखेंगे तो हंसते होंगे कि यार ये क्या कौम है, क्या सियासतदान है, क्या पार्लियामेंट है। ये बहुत संजीदा बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जब आपने गलती जान के कर रहे हैं तो और कितनी बातों पर आपके कौन यकीन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस बजट में जो पाकिस्तान में टैक्सों की वो है कैपेसिटी है, उससे 7,000 अरब रुपया कम मुख्तस किया गया है, जिसकी वजह से आप परेशान है कि ये देने के बाद बचेगा कैसे। तो मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जो 1980 की दिहाई में पाकिस्तान की जब मईशत बेहतर थी, ग्रोथ बेहतर थी, तो GDP का 7% मुख्तस किया गया था तरक्याती अखराजात में। उसके मुकाबले में आज 2800 अरब रुपया कम मुख्तस किया गया है। तो जब तरक्याती अखराजात में कम मुख्तस करेंगे, जो पूरा खर्चा भी नहीं होगा, तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी, मुझे कोई एक बता दे। इससे भी अहम बात, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ और पार्टियों ने मिलकर 2011 में ये किया था, मुआहिदा किया था, इकोनॉमिक सर्वे में डाला गया, दोनों हुकूमतों ने डाला कि हम 2015 तक तालीम की मद में GDP का 7% खर्च करेंगे। इसहाक डार ने भी कंफर्म किया, पिछली हुकूमत ने भी किया, 7% करेंगे। पिछले साल 1.7% था, इस साल जो है वो तकरीबन 2.5% होने का हदफ है, 7% था। तो जो 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो वो तो फिर शायद सदी के आखिर तक भी नहीं जाएंगे। तो ये जो तरक्याती खर्चात में कटौती, ये जो ड्रामा हो रहा है, ये बेसिकली ताकतवर तबकों को नवाजते चले जा रहे हैं और आवाम को कुचल रहे हैं। और जो है तालीम के लिहाज से आप भूख की देखें तो पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है। डॉक्टर साहब, फिर हम ये कहें कि ये बजट आइन से भी मुतसादम है, जो इस तरह आप कह रहे हैं, और हम ये कहें कि ये बजट आम आदमी को धोखा देने के लिए, कुचलने के लिए है? नहीं, ये बजट तो IMF से किस्त लेने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया, कुचले तो हमेशा ही जाते रहे हैं, लेकिन ये IMF से किस्त लेके इस बजट को नज़रसानी करेंगे, मगर इसका मतलब ये है कि बेहतरी आ जाएगी। मगर मैं एक और तवज्जो दिला रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में बताया था, इसमें ये कहा कि जो $50,000 से ज़्यादा की रेमिटेंस लाएंगे उनको डायमंड कार्ड मिलेगा, उनको ये मिलेगा। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा हुकूमत, पिछली हुकूमत, इनकी तवज्जो एक्सपोर्ट पर है ही नहीं। ये एक्सपोर्ट बढ़ाना ही नहीं चाहते, ये तो जाली रेमिटेंसेस बढ़ाना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको सबूत दे दूँ। भारत में $100 जिस वक्त होता है GDP, तो $21 का एक्सपोर्ट करता है और $9 का रेमिटेंस करता है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट 21 के मुकाबले में 9 है, यानी उनका हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है। लेकिन जब तफसीलात आती हैं, उनका 3% है, हमारा 9% है, हम 3 गुना है। और अब आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। अरे भाई, रेमिटेंसेस से महंगाई बढ़ती है, मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होती है, और एक शैतानी चक्कर है। मैं आपको बता दूँ, चोरी का पैसा, हुंडी का पैसा, डाके का पैसा, स्मगलिंग का, वो बाहर चला गया हुंडी से। उसके बाद वो रेमिटेंसेस से वापस आया, उसमें टैक्स फ्री होता है। $1 लाख की TT पर 25 लाख का नुकसान हो जाता है। उसके बाद वो पैसा कैश होने के बाद दोबारा हुंडी के जरिए बाहर चला जाता है। वो पैसा पाकिस्तान में रुकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि आप ये कह रहे हैं कि यहीं से पैसा बाहर जाता है, वही पैसा वहां से घूम के वापस पाकिस्तान में आता है और फिर यहां से बाहर चला जाता है।
नहीं, ये तो बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर मोहर तो नहीं होती कि मैंने बैंक में जो $100 जमा कराए थे वही गया। जो फिगर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बताई गई थी, और वो यही है कि हुंडी के जरिए पैसा जाता है बाहर, वो कहाँ के लिए जाता है, वही रेमिटेंस वापस आती है, क्योंकि इसको आप कहते हैं कारकुनों की तरसीलात, स्टेट बैंक कहता है। उनसे पूछें कि कारकुन कौन सा है जो $1 लाख की टीटी बेचता है। आप फिर 111(4) अगर कारकुनों की है, आपने 111(4) क्यों रखा है कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता सिवाय स्टेट बैंक के कहाँ से जाता है। तो 2016 में 2015 में PMLN ने कहा था कि हम इसको 111(4) को विड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं किया। अब उन्होंने उसको दोबारा वो शैतानी चक्कर डाल दिया। अब 4 साल में $105 अरब की रेमिटेंसेस आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ समझाइएगा। फ्रैंकलिन मार्शल कॉलेज के डॉक्टर दानिश खान साहब हैं, हो सकता है कि आप उनसे वाकफियत रखते हैं। उन्होंने ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा बजट जो है इसमें टैक्सेस में कमी वाक़ई की जाती है या कहीं पर छूट दी जाती है या सब्सिडाइज किया जाता है किसी चीज़ को, तो ये पाकिस्तान के कारोबारी तबके को राम या आवाम को राम करने के लिए तो ठीक होगा, लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो मनफी रेटिंग है उसमें मजीद मनफी की तरफ रुजू करना पड़ेगा। क्या ऐसा ही है? मेरा ख्याल से बहुत हल्के नरम अल्फाज में उन्होंने बात की है। जब आप ताकतवर तबकों को टैक्स में छूट देते हैं, उनको टैक्स चोरी करने की इजाज़त देते हैं। बजट, पिछले साल का बजट जो था, जो PMLN का ही था, उन्होंने कहा था कि 3000 अरब रुपए टैक्स की चोरी हो रही है, हम ये वसूल करके 3000 रुपए की आमदनी बढ़ा के अवाम को देंगे। अब वो टैक्स की चोरी बढ़ गई, तो टैक्स की चोरी भी बढ़ाते हैं, मराद भी देते हैं। उसका जो नुकसान होता है उसका एक हिस्सा पूरा करते हैं बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख और GST से, और एक हिस्सा पूरा करते हैं बजट खसारा करके कर्ज लेने से, और एक हिस्सा पूरा करते हैं तालीम, सेहत और तरक्याती खर्चात में कटौती करके, जिससे मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होती है, पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, लोग जो है अपनी औलाद को पेट भर के खाना नहीं खिला सकते, इलाज मुआवजा नहीं कर सकते। ये वो संगीन सूरत हाल है। दुनिया क्या देखती है, वो तो हंसते रहते हैं, लेकिन ये जिंदगी अजीरन जिनकी हो रही है। 10 करोड़ लोग हैं जो गरीब हैं और 24 मिलियन है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब, इन्होंने एडहाक बुनियादों पर तनख्वाहों में इजाफा किया है, इसका क्या है? अगर आपने तनख्वाह में इजाफा करना है तो फिर एडहाक बुनियाद क्यों? नहीं, वो इसलिए कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये इजाफा तो परमानेंट हो गया, ये तो एक कहने की बात है। IMF से किस्त मिल जाएगी, उसके बाद ये दोबारा जाएंगे, बजट को रिवाइज किया जाएगा। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगले माली साल में यही हुकूमतें करेंगी, सूबाई हुकूमतें करेंगी, मौजूदा हुकूमत करेगी या अगली हुकूमत करेगी जो केयर टेकर होगी या उससे बाद होगी, ये रिवाइज होगा। ये बजट इसलिए बनाया ही नहीं गया कि ये संजीदा बजट है, लेकिन जो तनख्वाहें बढ़ा दी ये वापस तो कोई भी नहीं ले सकता ना लेने का इरादा है। आप डॉक्टर साहब ये राय रखते हैं कि इसको रिवाइज किया जाएगा, लेकिन IMF को किस तरीके से आप बावर करवाएंगे कि इसको रिवाइज करेंगे हम? IMF ने तो आपके ऊपर जो शराइत रखी थी, आप तो उससे फिर रूगर्दानी करके बजट पेश कर रहे हैं। जी नहीं, वो रिवाइज तो हम अगले माली साल में करेंगे ना। अभी तो ये प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो गया उनका। उन्होंने 9वीं किस्त दे दी आपको, 10वीं और 11वीं आपने उनसे माजरत कर ली, हमें नहीं चाहिए आपका अब मुमकिन है वो दें, मुमकिन है वो ना भी दें, लेकिन उनका एतराज़ हमने ख़त्म कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट तो अब अगले साल करेंगे। तो जब आप अगले साल IMF के पास जाएंगे तो और आप कहेंगे मुझे $7.5 अरब का जो है वो आप कर्जा दे दें 3 साल के लिए, तब वो आपको गर्दन में पकड़ेंगे वो। लेकिन उस वक्त कौन सी हुकूमत होगी वो भुगतेगी? ये तो अपने डुबरी बजा के चले जाएंगे ना। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि 2018 के बजट में ने ये कहा था कि मुझे दिवालिया मईशत मिली है, मेरा वाहिद काम ये है कि मुझे इस डिफ़ॉल्ट से बचाना है। इस हुकूमत ने कहा जी हमारा काम है हमें डिफ़ॉल्ट से बचाना है। अगली हुकूमत फिर कहेगी कि जी ये तो तबाह करके चलेगा, ये सब करके चलेगा, हम तो डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे। ये तमाशा आज से तो नहीं चल रहा है, ये तो बड़े अरसे से चल रहा है। तो हाँ, वही खेल दोबारा दोहराया जाएगा। कोशिश इनकी है IMF से एक किस्त मिल जाए, शायद मिल भी जाए, शायद ना भी मिले, लेकिन अगले माली साल में अमेरिका सियासी शराइत लगाएगा, IMF जो है माशी शराइत लगाएगा, अवाम कुचले जाएंगे, आपकी सलामती को ख़तरात होंगे, आपके जौहरी प्रोग्राम को ख़तरात होंगे। अमेरिका हमारी जोग्राफी सरहदों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उस तरफ होगी। अमेरिका CPEC को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उस पर होगी। ये और अवाम की मुसीबतें, मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं एक रिकॉर्ड पे आपको कह सकता हूँ, हमारा डॉक्टर साहब फिर क्या हल होना चाहिए? आप बड़े करीब ये आपको आप सुनते हैं, आपको आपसे मशवरा भी लेते होंगे, लेकिन ये ऐसा बजट बनाने के जिससे आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती को भी, जौहरी मामलात को भी, अवाम को भी, सबको ख़तरा है, तो क्या ऐसा बजट बनाने वालों ने ये सोचा नहीं होगा? देखिए, उनको हमसे ज़्यादा पता है मसला क्या है। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ इक़्तिदार और पैसा और ताकत वो सबसे हावी है, इस्लाम और आइन उसके बाद आता है।
मैंने आपको पहले भी कहा, मैं साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान में मेंबरान पार्लियामेंट, सियासतदान, साबिक हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान, FBI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद आपके बैंक्स, उसके बाद उलमा, मुफ्तीज, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, शरीयत कोर्स, हमारी पाकिस्तान की आला अदलिया, बिजनेस कम्युनिटी, उसके बाद एक माफिया, इलेक्ट्रॉनिक माफिया, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब काम कर रहे हैं और ये अपने अपने मुफाद में खेल कर रहे हैं। आप देखा नहीं कि 24 घंटे के अंदर 100 आदमी मिला के एक पार्टी बना लेते हैं, इससे पहले भी बनती रही। एक और बैरूनी अशराफिया है, वो बैरूनी अशराफिया की मदद से आपको कर्जा मिलता है, इख्तियार में तूल देते हैं। अमेरिका ने, मैंने एक किताब लिखी है दहशतगर्दी सियासत, बड़ी मोटी किताब है और दुनिया में उस पर डिस्कस हुआ है। उसमें मैंने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीदा है और अमेरिका ने पब्लिकली कहा है, रिकॉर्ड पर डेट बताई है कि हम चाहते हैं इसकी सदर को हटा दें, ये ले आए, ये हम फैसला हम करते हैं कि पाकिस्तान में ये सदर रहेगा, ये वज़ीर आज़म रहेगा या नहीं रहेगा। अगर उन्होंने फैसला करना है तो फिर हम उनके पीछे भागेंगे और उस मुल्की अशराफिया के पीछे भागेंगे जो इलेक्टेबल्स ले होते हैं, जो आके हमें इलेक्शन अशराफिया के पीछे लगे हुए हैं और अशराफिया तमाम तर ये घन चक्कर को चलाती है, वजह से हमें हर साल फिर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मुआशी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। शहबाज ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये राय रख रहे हैं कि इस पर नज़रसानी की जाएगी, ये बजट जो है इसके खदोखाल देख के हमें ये लगता है कि पाकिस्तान इस बजट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये IMF से आखिरी किस्त लेने के मुतरादिफ है और जब आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी तो फिर उसके बाद इस बजट की हैयत भी तब्दील की जाएगी, नज़रसानी की जाएगी और सूबाई हुकूमतें भी करेंगी। अब इसमें कितनी हकीकत है, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब थे ब्रेक से पहले हमारे साथ, वो ये राय रखते हैं कि ये बजट जो है ना, ये IMF से आखिरी जो किस्त लेनी है, ये सिर्फ उसकी वजह से इस तरीके का तरतीब दिया गया है। बसूरत दीगर हमारे जो ज़मीनी हकाइक हैं, अगर उनको देखा जाए, जिस तरीके के मुश्किलात हमारे ऊपर दरपेश हैं, हमें अपने हजम को जिस तरीके से कम करना था तरक्याती बजट में भी और मालियाती खसारे में भी, तो वो जो हम कम नहीं कर पा रहे, इशारे उसके फिर से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ IMF से किस्त आने हैं, किस्त आएगी तो इस पर नज़रसानी हो जाएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF जो बातें करते हैं ना, वो कोई पाकिस्तान की तरक्की की बातें, वो क्या कहता है कि ये जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है ना, जो मराद याफ्ता तबका है, उसको सब्सिडी नहीं दो, बल्कि सब्सिडी दो डायरेक्टली जो आम तबका है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि हमने IT की तालीम के लिए काफ़ी कुछ किया इस बजट में। हमने सारा सोलर के लिए, छोटे के किसानों के लिए 50,000 सोलर हम कहते हैं कि हम उनको कर्जा देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में काफ़ी फंड इंक्रीज किया गया। फिर आप ये देख रहे हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाह में 30 और 35% का इजाफा हुआ। तो बहुत काफ़ी मुलाजमीन है। और फिर और ये आम तबके को ना, हमारी कोशिश थी कि टारगेटेड ये पहुँचे। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये क्यों रियलिस्टिक नहीं है। इस बार टारगेट हमारा था 7,600 का, इस साल का टारगेट था, अगरचे वो अचीव नहीं हुआ। 400 बिलियन कम FPR का टारगेट वसूल हुआ। लेकिन अगर 7,600 के बाद हमने 21% इन्फ्लेशन रखा है अगले बजट के लिए, हमारा यानी एस्टिमेट है कि 21% इन्फ्लेशन कायम रहेगा और 3.5% ग्रोथ होगी। तो 25% अगर 7,600 में ऐड कर दें तो 9,200 हमने कोई रियलिस्टिक है। 7,600 ना भी हो, 7,400 का भी 25% जो है 9,200 बन जाएगा। तो ये तो कोई टैक्स तो इसमें हमने लगाया ही नहीं। रियलिस्टिक बजट है। और हम बजाय कि हम वही जो देखें 2-2.5 साल पहले $3 अरब जो कि 78,000 करोड़ रुपए बनता है, वो PTI की हुकूमत ने चंद अमीरों को दे दी है। और उनके नाम मुझे नहीं बताते। मैं रोज स्टैंडिंग कमेटी में पूछता हूँ उससे, स्टेट बैंक के गवर्नर से, और भाई मुझे बता तो दो किसको आपने 5-5 अरब और किसी को 10 अरब, किसी को 15 अरब दे दिए। कम से कम वो तो बता दो। आपको भी नहीं बताते बांट रहे, वो कहाँ से बट के। शेख साहब, आपको भी नहीं बताते? मुझे भी नहीं बताते। मैं बार ऑफिशियल पूछ रहा हूँ। तो चेक तो करें, चेक तो करें कहीं आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों में से कोई ऐसा ना हो। हाँ, हमारे सब ने, मेरे इर्द गिर्द वाले दोस्त जवाब नहीं लिया है, इसमें मैं कोई शक नहीं है। मेरे पे वो नाराज भी हैं कि आप ये पूछते क्यों हो, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, असल में आप और हम जो है ना, हम हैं आम लोग।
हमें तो कोई देता नहीं है, हमें कर्जा नहीं मिलता। आप लेके देखें, 1 करोड़ रुपया लेना हो, और ये बताइए कि हुकूमत ने खुद तो कर्जा ले लिया। इस वक्त हमारा कर्जा 60,000 अरब रुपए हो चुका है। 60,000 अरब पाकिस्तान मकरूज है, जो कि 24 करोड़ बंदों पे तकसीम भी कर लो तो 2.5 लाख रुपए फी कस बनता है। हर हुकूमत और बढ़ाती जा रही है। PTI की हुकूमत ने बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ाया। तो मैं ये तो कहना ये चाह रहा सर हूँ माजरत से एक ही बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप हमेशा जरूर सच्ची बात करते हैं। आप एक ही बात हर दफा कह देते हैं कि PTI की हुकूमत ने कर्जा बढ़ाया, तो आपकी हुकूमत ने कौन से दूध की नहरें और शहद की जो सबीलें लगा दी, कहें कि हम सब ने किया। ये मैं तो कह रहा हूँ, पहले आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। मैंने तो कहा कि हर हुकूमत ने किया, मैं तो कह रहा हूँ, और ये आप सही कह रहे हैं। हर हुकूमत का रुझान सिर्फ ये है कि डेफिसिट करो, यानी खसारा करो। इस साल अब देखो ना, पिछला साल जो PTI का साल था उसमें 7,000 अरब रुपए का खसारा था। इस साल जो हमारा साल है, ये हमारा साल था, 7,000 अरब का खसारा हुआ है। अगले साल जो बजट बनाया है उसमें 6,500 अरब का मजीद खसारा होगा। ये जो खसारा होगा ये महंगाई करेगा ना। अच्छा, ये 6,500 अरब ही 6,500 अरब का खसारा होगा, ये एस्टिमेटेड है सर। आज तक अगर हम किसी को मीट कर पाए हैं तो खसारे से ज्यादा ही निकल पाए हैं, और तो किसी टारगेट को मीट नहीं कर पाए। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प एक बात बताऊं, एक फिक्रा मुझे कहने, आज से 6-7 साल पहले ना हमारा डिफेंस बजट था $10 अरब, इंडिया का था $40 अरब। इंडिया 4 गुना था डिफेंस बजट के हिसाब से हमसे। आज हमारा इस बजट में $6 बिलियन हो गया। हम तो फौज को कहते हैं ना, वो भाई डिफेंस करना है मुल्क का, यानी $10 अरब से जो 6 साल पहले था अब $6 अरब हो गया। तो सर वो पर कैपिटा इनकम भी तो देख लेना, 2017 में $1,730 थी, अब जाके $1,520 हो गई। हाँ, तो वो तो 2% कमी हुई है ना। मैं तो 40% कह रहा हूँ कि हमारा बजट कम हो गया है डिफेंस का, $10 अरब से $6 अरब इस बजट में। और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, बैरूनी दारों के पैसे बढ़ गए हैं ना सर। वैसे एक फिक्रा सुन ले बस। इंडिया 4 गुना था तो आज वो 14 गुना हो गया उसका डिफेंस, यानी हमारा $6 अरब है तो उनका $84 अरब। जी आप बात करें। शेख साहब, आप इस बजट से मुतमिन हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपकी बात को मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा रखना है। आप मुतमिन नहीं है, देखिए ना, बड़ी अच्छी बात है, जो कि आप हमेशा वो बात करते हैं जो हक और सच की हो। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ हमें करना चाहिए था, हमें एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो आप लोगों से मुशावरत हुई थी बजट से पहले कि ये पेश करने लगे? इस बार पहली बार है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे तो कई कमेटियों में मुशावरत में रखा है। जो हकीकत है वो है, लेकिन देखिए मुशावरत होना अपनी जगह पे, उस पर अमल भी किया है थोड़ा। ये जो SMEs के ऊपर ना खास तौर पे मैंने जोर दिया था कि भाई SMEs को करना है, बहुत अच्छा काम। शेख साहब, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सुन्नी सारे दी करनी अपनी है। नहीं, इस बारी देखे ना, ये जो SMEs को बैंक कर्जा नहीं देते। हमारे यहाँ SMEs को टोटल कर्जे का 7% मिलता है और बड़ों को 93% मिलता है, और बांग्लादेश में 12% छोटों को मिलता है, यानी हमसे डबल मिलता है उनको टोटल कर्जे का। अभी इस बार ये रखा है क्योंकि बैंक देते नहीं है, हुकूमत ने कहा है कि अगर बैंक को कोई नुकसान होगा SMEs को कर्जा देने में तो 20% उसके नुकसान का हम भर देंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है जो इस बार मेरे कहने पे ये रखा है। अच्छा शेख साहब, जो बड़ा बजट रखा गया है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ जी, इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं। इलेक्शन के बगैर कैसे चलेगा? आपने कहा था ना कौमी हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था कि मेरा जब 1 साल पहले की बात है, जब इलेक्शन वो कहते थे, मैं कहता था, उस वक्त कह रहा था कि इलेक्शन का वक्त नहीं है, हमें मिल के करें ना। ये साल पूरा हमने झगड़े में गुजार दिया और उसका रिजल्ट तो आपने देख लिया कि 0% ग्रोथ है, 0.25%, यानी 1/4% ग्रोथ हुई है। और हमारी पर कैपिटा भी कम हो गई, आपने दुरुस्त कहा, आप सही कह रहे। और अब आबादी हमारी बढ़ गई, आबादी हमारी अब 24 करोड़ कम से कम आबादी हो गई और ग्रोथ हुई नहीं। तो हमने फी का आमदनी घट गई ना, हर एक का स्टैंडर्ड घट गया। अगर ओवरऑल एवरेज गिनेंगे तो स्टैंडर्ड तो कम हो गया ना, म्यारे जिंदगी के साथ साथ लोग तरक्की पाते हैं, स्टैंडर्ड में इजाफा होता है, और हम वक्त के साथ साथ घटते चले जाते हैं और स्टैंडर्ड भी कम हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फारूक सलीम साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमने दो जहनों की इस वक्त सोच सामने रखी है कि बजट के हजम को देखते हुए, खदोखाल को देखते हुए लोग क्या राय रख रहे हैं कि बजट किस हद तक हकीकत पसंद आना है या किस हद तक बुनियादी ज़रूरत थी हमारी। अगर बुनियादी ज़रूरत है तो फिर इस बजट में जो तखमीने लगाए गए हैं, महसूलात के अहदाफ जो मुकर्रर किए गए हैं, वो किस तरीके से हासिल किए जाएंगे। बजट खसारा जो इतना बड़ा जिसका हदफ रखा गया है, अगर इससे भी ज़्यादा बजट खसारा हुआ तो हम किधर को जाएंगे, हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे। इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। डॉक्टर फ़ारूक साहब, आपने परसों मेरी आपसे बातचीत हो रही थी बजट ट्रांसमिशन के अंदर ही, तो आपने ये कहा था कि हम बजट बेस को बढ़ाएं, ये रेट को जो बढ़ा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो 95% आबादी बिल वास्ता या बिला वास्ता टैक्स तो देती है। मौजूदा बजट के हजम को देखते हुए अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुत सी जगहों पे सब्सिडाइज़ किया गया, तकरीबन सब्सिडी की मद में 1093 और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, आपको लगता है कि हमारी महसूलात इतने हो जाएंगे कि हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकें या दे सकें? देखिए, बजट सुनने के बाद मुझे ये लगा कि जो सबसे अच्छी खबर है बजट के बारे में वो ये है कि आम आदमी के हवाले से इस बजट के अंदर कोई बुरी खबर नहीं है। तो बुरी खबर का ना होना, आप समझिए कि इस बजट की सबसे अच्छी खबर है। कोई नए इजाफी टैक्सेस आम आदमी के ऊपर नहीं लगे। अब दूसरी तरफ आप अहदाफ की बात कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जो मैं नहीं, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने आज बजट की स्पीच के दौरान कही। उन्होंने एक बात ये कही कि वफाकी हुकूमत के पास सूबों को देने के बाद 6,887 अरब रुपए बचेंगे। ये वज़ीर आज़म साहब, ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब का कहना। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि जो सूद की मद में अदायगियां हैं वो 7,300 अरब की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद और सूद की अदायगी के बाद उनकी जेब खाली नहीं, बल्कि 500 अरब तो पल्ले से डालना पड़ेगा ना सर। अच्छा, अब आप सोचिए, जेब खाली है और जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब के ऐलानात हैं उसमें 761 अरब रुपए की जो है वो पेंशन है। जेब खाली है, याद रखिएगा। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो तरक्याती बजट है वो 1150 का है। जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कहलाता है, हुकूमत चलाने के अखराजात, वो 714 अरब के हैं, जबकि जेब खाली है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड, ये अच्छी चीज़ है कि वो बढ़ाया गया है, वो 450 अरब पे चला गया है, लेकिन वो जेब खाली से निकालना है। और उससे भी बड़ी जो सब्सिडीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कोई 1074 अरब रुपए की जो सब्सिडीज हैं वो जेब खाली से निकालनी है। और ग्रांट्स हैं उसके ऊपर कोई 1464 अरब की। तो ये जो इसका मैथ है वो कहीं बैठता नहीं है कि आप अब इसका नतीजा एक ये भी निकाला जा सकता है कि जो 18वीं तरमीम है उसके होते हुए बजट बनाना या बजट साजी करना, मैं समझता हूं कि तकरीबन नामुमकिन। एड साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने बल्कि सारा खोल के रख दिया कि जेब में है कुछ नहीं और ऐलानात हमने बहुत कर दिए हैं, यानी अवाम के साथ एक फ्रॉड हुआ ना, और एक ऐसे जल। दूसरा आपने कहा कि अवाम पर कोई नया बजट, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वो टैक्स रह कौन सा गया था अवाम पे लगने वाला? डॉक्टर साहब, कोई एक टैक्स था जो वहाँ पे लगने वाला। अब जीने का टैक्स है, वो भी लग चुका है कि अगर आपने इतनी देर जीना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ 70% जो टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं वो तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 30-32% से ऊपर नहीं जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो बेशुमार लगाए जा चुके हैं उनमें किसी में और इजाफा नहीं किया गया। एक छोटी सी अच्छी खबर ये जरूर बनती है कि सनती शोबे के ऊपर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, सिवाय इसके कि वो जो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाले हैं, जिनको ये विंडफॉल कह रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स की शरह है वो 50% तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब सवाल ये बनता है कि सनती शोबे का इस वक्त वैक्यूम कितना है या वॉल्यूम कितना है? वो 30% तक आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ चुकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बेशतर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। तामीरात की अगर शोबा देखें तो वहाँ पे किस हद तक गिरावट देखने में आई है? जी, कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी उनके टैक्स के हवाले से छोटी मोटी छूट का ऐलान जरूर किया गया है। 10 लाख रुपए का घर है या 50 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर उसमें कुछ कमी की गई।
इसी तरह आईटी के सेक्टर के ऊपर भी कुछ वहाँ पे उनको इजाफी मुराद दी गई। लेकिन बुनियादी सवाल यही पैदा होता है कि जो हद रखा गया है कोई 9,200 अरब का FBR के लिए, जो क्या वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और फिर जो बहुत ही खौफनाक या हैरानकुन बात है कि पिछले साल जो अखराजात का तखमीना दिया गया था बजट में, वो कोई 9,000 अरब का था और इस बजट में ये 14,000 अरब का है। तो खुदाया अगर एक साल के अंदर हुकूमती अखराजात 50% बढ़ जाएंगे तो फिर तो आप भूल जाइए, इतना तो टैक्स आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो फिर आप जाएंगे बजट के खसारे की तरफ, और वो खसारा जो अभी बताया जा रहा है वो है कोई 6,900 अरब। तो आप क्या समझते हैं कि इस खसारे को देखते हुए, इस बजट में जो बनावट है उसको देखते हुए, क्या पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल कभी बेहतर हो सकेगी, या उसके बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बजट बुनियादी तौर पे तो गोरख धंधा है अदाद व शुमार का। अगर आप किसी एक फिगर को फोकस करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो बजट का खसारा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट के खसारे के नतीजे में कोई 100 माशी बीमारियां जन्म लेती हैं। देखिए, जब हुकूमत ये कहती है कि इस साल 6,900 अरब का बजट का खसारा होगा, इसका मतलब ये है कि माली साल जब शुरू होगा तो हुकूमत भागेगी बैंकों के पास उस खसारे को पुर करने के लिए। जब बैंकों के पास जाएगी तो फिर जो शरह सूद है वो आसमान से बातें करने लगेगी। जब शरह सूद आसमान से बातें करने लगेगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास मुनाफा खत्म हो जाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर मुनाफा नहीं कमा पाएगा तो फिर नौकरियां गायब हो जाएंगी। अब देखिए, जब हुकूमत ने 6,900 अरब का टैक्स का खसारा पूरा करना है तो फिर वो नोट छापेगी। जब नोट छपेंगे तो मजीद महंगाई आएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।